हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड होस्टिंग दिस चैनल एज डीजे टेकी। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसीलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है ताकि हर किसी को ये चीज़ अच्छे से समझ आ पाए। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीएसटी। जी हाँ, आजकल का जो सबसे करंट टॉपिक चल रहा है हर जगह, क्योंकि 1 जुलाई से ये जीएसटी अप्लाई होने वाला है इंडिया में और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले हम पहले डिटेल में जानेंगे कि जीएसटी है क्या, ये कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और हमें इससे क्या क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को अगर नहीं पता है कि जीएसटी क्या है, मैं आपको बता दूं, ये एक टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में अभी अभी आया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव किया है, जो कि 1 जुलाई 2017 से इम्पोज कर दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं पता है इसके बारे में तो आज हम सारी डिटेल्स देंगे इसके बारे में। तो जीएसटी का सबसे पहले तो मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बट अगर आपको लगता है कि जीएसटी कोई एक बहुत नई सी चीज़ है और आज से पहले ये कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी बहुत पहले फ्रांस में सबसे पहले इसे इम्पोज किया गया था एज अ टैक्स सिस्टम और फ्रांस के बाद बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे इस टैक्स सिस्टम को काम में लिया गया था और आज की डेट में इंडिया भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर इस जीएसटी सिस्टम को आपको जानना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक सप्लाई चेन सिस्टम कैसे काम करता है। सप्लाई चेन सिस्टम क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। हम जब भी कोई चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उससे पहले उसका एक रॉ मटेरियल होता है और वो रॉ मटेरियल पहले मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर होने के बाद वो वेयर हाउस में जाता है, वेयर हाउस से फिर वो रिटेलर के पास जाता है एंड देन एट द एंड हमारे कंज्यूमर के पास आता है। ठीक है, तो जीएसटी क्या करता है, ये एक एक स्टेप पे इसी तरह से एज अ टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी करंट जो हमारा टैक्स सिस्टम था जो हम लोग वैट के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता था कि आपका एक पर्टिकुलर स्टेप पे वैट लगता था, उसके बाद एक कस्टम ड्यूटी लगता था, स्टेट बाय स्टेट ये डिफरेंट होता था और फिर एट द एंड ऑफ द टाइम जो हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट आता है उस पर भी एक वैट लगता है जो हमें पे करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जीएसटी कैसे काम करता है मैं आपको पूरा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक स्वेटर बनाना है तो स्वेटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा वूल, राइट। तो अगर जब आप वूल को लेते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे वूल से एक रॉ स्वेटर तैयार होता है जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम कोई लोगो कुछ नहीं होता है। तो जब ये यहाँ पे जाता था तो सबसे पहले यहाँ पे वैट लगाया जाता था, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद अब यहाँ पे जीएसटी लगेगा, वैट नहीं लगेगा। सेकंड स्टेप होता था कि जब हमारा जो आपका मैन्युफैक्चर हो जाता था, मैन्युफैक्चर होने के बाद ये वेयर हाउस में जाता था जहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूमा का पहनते हैं, आप रिबॉक का स्वेटर पहनते हैं तो ये सब जितनी भी ब्रांडिंग होती है ये वेयर हाउस में जाके होती है। तो जब एक वूल एक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होने के बाद एक कंप्लीट स्वेटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये एक वेयर हाउस में जाता है ब्रांडिंग के लिए, तो वहाँ पर जो पहले सिस्टम था इंडिया में, सबसे पहले वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। डिपेंड करता था कि किस स्टेट में आपका वो मैन्युफैक्चरिंग से वेयर हाउस में जा रहा है और उसके साथ साथ वैट भी लगता था, तो ये एक एडिशनल चार्ज होता था। बट क्योंकि अब जीएसटी लागू होने वाला है तो उस केस में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू उस वेयर हाउस के करस्पॉन्डिंग, और वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद वेयर हाउस से ये नेक्स्ट स्टेप होता है, जाता है आपके रिटेलर के पास। रिटेलर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे आपके शोरूम्स हो गए या जो ऑफलाइन मार्केट होगी, जो ऑनलाइन मार्केट्स होगी, तो जो रिटेलर हो गए इनके पास जाता है। तो उसके पास भी जाते वक्त एक वैट लगता था और अभी वो चीज़ रिप्लेस हो जाएगी जीएसटी से, जो कि कंपैरेटिवली कम होगा। एंड फाइनली सबसे एंड में उस रिटेलर से पूरा पैकेजिंग और ये सब चीज़ हो के जो एक बॉक्स में पैक होके आपके पास एक अच्छा सा प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, तो उसका भी कुछ चार्ज लगता है जो रिटेलर्स को देना पड़ता है। तो उसके लिए रिटेलर्स को एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो वैट होता है। तो सबसे पहले जब हमारा एक रॉ मटेरियल जो होता था वो मैन्युफैक्चर हो जाता था तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमें एक वैट देना पड़ता था। उसके बाद वो मैन्युफैक्चर होने के बाद वेयर हाउस में जाता था जहाँ पे हमें एक
कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, एक्साइज टैक्स देना पड़ता था, उसके साथ वैट भी देना पड़ता था। उसके बाद ये वेयर हाउस से जाता था सीधे हमारे डीलर्स के पास, या जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो भी हमारे रिटेलर्स हैं उनके पास जाता था, वहाँ पे भी एक वैट लगता था। और उसके बाद एंड यूज़र के पास, यानी कि जैसे हम लोग किसी सामान को ख़रीदते हैं तो उस वक्त जब वो हमारे पास आता था तो उसके ऊपर भी एक वैट लगता था। तो ये कंप्लीट सिस्टम था जो अभी तक इंडिया में काम कर रहा था। अब जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद ये सिस्टम कैसे काम करेगा, हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो जब मैन्युफैक्चर होके एक प्रोडक्ट बनेगा, जिस प्रोडक्ट का अभी कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, वहाँ पे हमें जीएसटी लगेगा। उसके बाद वो जो रॉ प्रोडक्ट है जब वो एक वेयर हाउस में जाएगा जहाँ पे उसकी ब्रांडिंग होगी और जहाँ पे उसका ब्रांड लेवल और हर एक चीज़ सेट होगी और जहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा कि प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है कितना नहीं, वहाँ पे भी हमें सिर्फ जीएसटी देना है, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना, कोई वैट देने का ज़रूरत नहीं। वहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड जीएसटी सेट होगा जो हमें देने होगा। उसके बाद वेयर हाउस से निकल के वो रिटेलर के पास आएगा, वहाँ पे भी आपको एक स्टैंडर्ड जीएसटी देना है। और रिटेलर से निकलने के बाद वो फिर एंड यूज़र के पास आता है जहाँ पे एक और जीएसटी लगेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जीएसटी किस तरह से काम करता है। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने इसके लिए 4 नियम निकाले हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जीएसटी काम करेगा, जिसमें से सबसे पहला है हमारा आईजीएसटी, जिसमें हमारा आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होगा कि आपका डिफरेंट स्टेट से जो जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा वो विद इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया जाएगा। और जो दूसरा है आपका वो है आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी में क्या होगा कि आपका विद इन द स्टेट आपका वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो मैंने पहले बताया था आईजीएसटी, उसमें डिफरेंट स्टेट से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, एंड सीजीएसटी में सेम स्टेट से कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस चीज़ को कलेक्ट करेगी। द थर्ड ऑप्शन इज़ यूनियन टेरिटरी जीएसटी। इसमें क्या होगा कि यूनियन टेरिटरी से जीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा विदाउट एनी लेजिस्लेशन। एंड द फोर्थ वन इज़ कंपनसेशन बिल। कंपनसेशन बिल में आपका क्या होगा कि ये जीएसटी इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ लॉसेज होंगे, तो इन लॉसेज को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिससे अगर कोई भी लॉस होगा तो वो रिम्बर्स किया जाएगा। ये कंपनसेशन लॉ के अकॉर्डिंग आता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए मैंने एक सैंपल डेटा कलेक्ट करके रखा है आप लोग को समझाने के लिए, तो चलिए पहले उसे देखते हैं। तो यहाँ पे जब जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तो किस तरह से काम करता था। आप सपोज करो कि हमने कोई 100 रुपीज का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो जिसका कॉस्ट है यहाँ पे 100 रुपीज। अब अगर उस पर 10% वैट लगता है तो उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 110 रुपीज। ठीक है। उसके बाद जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी सपोज कीजिए 40 रुपीज होती है। तो 40 रुपीज होने के हिसाब से अब वो इस 110 में ऐड होगा ये 40 रुपीज। तो जब 110 रुपीज में 40 रुपीज ऐड होगा तो यहाँ पे 115 रुपीज हो जाएगा। अब इस 150 रुपीज के ऊपर फिर से यहाँ पे एक 10% टैक्स लगेगा। तो 150 का अगर आप 10% निकालते हो तो 15 रुपीज आता है। अब आप इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल 165 रुपीज आएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो रिटेलर और सबके पास जाता है, वहां पे भी एक एडिशनल वैल्यू उसकी ऐड होती है जहाँ पे ये सारी पैकेजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स होती हैं। तो सपोज कीजिए उसका भी आपका 30 रुपीज लगता है एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 165 को आप फिर से 30 में ऐड करेंगे तो टोटल आपका आएगा 195। अब इस 195 पे फिर से 10% टैक्स लगेगा जो कि निकल के आएगा 19.5। अब इस 19.5 को अगर आप 195 से ऐड करते हो तो टोटल आपका आता है 214 रुपीज। तो 100 रुपीज का जो एक रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट एक्चुअल में हमें पड़नी चाहिए थी टोटल 170 रुपीज, बट वो हमें पड़ी 214 रुपीज। बीच में ये सारे टैक्स लगे थे जो कि हमें टोटल जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आई थी 170 रुपीज, और जो उसकी टैक्सेशन इनकम आई थी वो आई थी 44.5 रुपीज। तो टोटल इनकम यहाँ से इसकी होती है 214 रुपीज। बट जब जीएसटी इंप्लीमेंट होता है तब देखते हैं कि ये टैक्स सिस्टम में किस तरह से चेंज आता है। तो ये एक सिनेरियो है जहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे सारी कंडीशन, सारे सिनेरियो पहले की तरह ही है जैसा मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था। बट यहाँ पे जीएसटी किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा रॉ मटेरियल था वो 100 रुपीज का था जो कि पहले वाले कंडीशन में भी था। अब उस पर 10% टैक्स लगता है, तो जो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी होगी वो 10 रुपीज की होगी। दैट मीन्स कि जो हमने 10 रुपीज यहाँ पे टैक्स लिया है वो हमारी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा ये 110 रुपीज हो जाएगा। अब उसके बाद अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40 रुपीज होती है तो ना अब उसमें इस 110 में 40 ना ऐड होने की बजाय इस 100 रुपीज में 40 ऐड होगा।
पहले वाले सिनेरियो में इस वाले टोटल अमाउंट पे एक नेक्स्ट अमाउंट ऐड हो रहा था, बट अभी जो हमारा एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट है उसी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड होगा और हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे बनता है 140 रुपीज। अब यहाँ पे इस 140 रुपीज के ऊपर अगर 10% टैक्स फिर से लगता है तो इसका अमाउंट आएगा 14 रुपीज। अब यहाँ पे लाइबिलिटी कैसे हुई? लाइबिलिटी को आपको ऐसे कैलकुलेट करना है कि सपोज ऊपर आपने सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी 10 की थी, अभी नीचे आपकी लाइबिलिटी 4 की है, 14 की हो गई है, तो टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 4 का हुआ है। पहले 10 था, बाद में 14 हो गया, तो टोटल 4 का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी सेकंड केस में 4 की हुई। अब यहाँ पे अगर आप इसका टोटल निकालोगे 140 प्लस 14, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आता है 154। अब इस 154 के ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी में हमारा जो टैक्स लगता है वो हमारा एक्चुअल जो कॉस्ट होती है उसके ऊपर लगता है। तो अब हमारा सपोजिंगली रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जब हमारा प्रोडक्ट जाता है और उनकी पैकेजिंग की जो कॉस्ट होती है उसकी कॉस्ट सपोजिंगली आपकी 30 रुपीज है, तो अब ये 30 रुपीज जो है आपका इस 140 रुपीज पे फिर से लगेगा, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 170 रुपीज। अब इस 170 रुपीज पे जब आप 10% टैक्स इम्पोज करोगे तो टोटल आपका अमाउंट यहाँ पे आता है 187 रुपीज। अब यहाँ पे लाइबिलिटी 3 निकल के आई है। वो 3 कैसे निकल के आई है कि सबसे पहले आपका 14 था एंड अभी आपका 17 हुआ है। ये 17 कहाँ से हुआ है? हमने इसका 10% निकाला है। और ये 14 कहाँ से आया था? हमने 140 का 10% निकाला था। तो सबसे पहले जो हमारा लाइबिलिटी था वो 10 का था, सेकेंड टाइम जो हमारा लाइबिलिटी था वो 4 का था, क्योंकि पहले 14 था और बाद में 10 था, तो हमने 4 वहां से 4 लाइबिलिटी आ गया। अब हमारा करंट लाइबिलिटी जो है वो 3 है। वो कैसे 3 है कि हमारा जो अब करंट टैक्स है वो 17 है और जो लास्ट टैक्स था वो 14 था, तो उसमें से माइनस हो जाएगा 17 माइनस 14, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये टोटल आपका 187 आता है। तो जो हमारा टोटल जो कॉस्ट था उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर तक पहुंचने का 170 था, जिसमें जो हमारा टोटल टैक्स लगा था वो 17 रुपीज लगा है। तो हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट आया है 187 रुपीज आया है, जबकि पिछले वाले सिनेरियो में जो हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था वो हमारा 214 रुपीज आता था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जीएसटी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और जीएसटी के इम्प्लीमेंट करने से हमें इस तरह के बेनिफिट्स होंगे जो कि हमारे लिए अच्छी चीज है। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने बताया कि जीएसटी क्या होता है, कैसे काम होता है, लेकिन आप सबके मन में अभी भी एक सवाल उठ रहा होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे इंडिया में अभी जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो 2 तरीके से काम करता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सिस्टम उनके लिए होता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो बिज़नेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की सैलरी मिलती है तो हमारा उसमें एक स्लैब फिक्स होता है कि अगर ऐसी सैलरी आपकी तो उसमें इतने स्लैब का इनकम टैक्स आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना पड़ेगा। सेम गोज टू बिजनेस। तो ये एक डायरेक्ट नियम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे टैक्स लेती है। जो दूसरा नियम है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है। उसमें क्या होता है, जितने भी होलसेल मार्केट के बिज़नेस होते हैं या जितने भी आपके ये राशन वगैरह के बिज़नेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा शॉपकीपर होता है वो कहीं से कोई सामान परचेज़ करके लाता है और उसके बाद वहाँ पे वो कुछ टैक्स देता है और उसके बाद उस टैक्स की रिकवरी वो हमसे करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट किसी एक रिटेल शॉप से लेते हैं तो लेट्स से सपोज अगर वो 20 रुपये उसका MRP है तो वो हमें 20 रुपये का पड़ता है, लेकिन उनको 20 रुपये का नहीं पड़ता है। उनको एक होलसेल रेट पर वो अमाउंट पड़ता है जिसके लिए उन्हें एक स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स को वो हमारे थ्रू रिकवर करते हैं। जब हम 20 रुपीज़ पे करते हैं तो उसमें सब कुछ जाने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स जाने के बाद, जो उस पर्टिकुलर शॉपकीपर का जो एक फेयर था वो भी उसको मिल जाता है। तो ऐसे ये काम करता था। अब जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या होगा कि आपका ये जो टैक्स सिस्टम है इसमें तो हेल्प होगा, प्लस सपोजिंगली अगर वो शॉपकीपर कोई सामान लेके आता है और उसने उस सामान को लेने के लिए ऑलरेडी वो टैक्स पे कर दिया, क्योंकि जीएसटी में तो आपको हर एक स्टेप पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो जब उसने वहाँ से उस टैक्स को पे कर दिया तो नाउ अब शॉपकीपर के पास ये एक लाइबिलिटी होती है कि वो उसको एज अ रिटर्न ले सकता है और उसके थ्रू वो जब उसको रिटर्न लेगा तो उससे कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या होगा कि सेलर के पास एक बेनिफिट आ जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट करके। हाँ, ये एक बेनिफिट है एक तरह से। उसमें क्या होगा कि जो भी उसने टैक्स पे किया होगा इस सामान को वेयर हाउस से खरीदते वक्त, वो उसके ऊपर एक क्लेम ले सकता है और इस क्लेम को लेने की वजह से जो एंड यूज़र जैसे कि हम लोग हैं, हमारे ऊपर जो एक लाइबिलिटी है ज़्यादा पैसा देने की वो कम हो जाएगी। तो ये जीएसटी हमें इस तरह से हेल्प करेगा नॉर्मल कस्टमर के फॉर्म में।
को लेके। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इतना सारा बात तो आपने बताया, वो तो ठीक है, लेकिन इसके जो हमें सुनने में आ रहा है, जो एक र्यूमर उठा है कि जीएसटी आने के बाद ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये चीज़ें घट जाएंगी, तो आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा जिनके प्राइस जीएसटी के बाद बढ़ जाएंगे, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके प्राइस घट जाएंगे। तो जो प्राइस जीएसटी में कुछ आइटम्स की बढ़ने वाली है, उसमें सबसे पहले आता है जैसे कि हमारे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, इनके प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे 1 जुलाई से, जब ये जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। सेकंड जो प्राइस बढ़ेगा आपका गोल्ड का, यानी सोने का प्राइस आपका बढ़ जाएगा। जो थर्ड है आपका, वो है आपके जो हमारे हाउस होल्ड पर्सनल केयर आइटम्स हो गए, लाइक शैम्पू, क्रीम, इन सब का बढ़ जाएगा। प्लस अगर आप कोई बैंकिंग सर्विस यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे आपको कोई टैक्स सिस्टम, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो लेट्स से सपोज अभी आपका करंट जो टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग 15% आपको देना पड़ता है, इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद वो चीज़ 18% हो जाएगी। अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो इस तरह से अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके फेयर्स बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके फेयर बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप स्मोकर हैं तो आपको मैं ये बता दूँ कि सिगरेट का भी रेट बढ़ने वाला है जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद, तो मेक श्योर कि आप सिगरेट पीना कम कर दें। एंड जो चीज़ें इसमें कम होने वाली हैं जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राइस में अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, जिसमें से सबसे पहला है सेल फोन्स। जी हाँ, जो सेल फोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उनके प्राइस डेफिनेटली कम होने वाले हैं। सेकंड है हमारा जो फूड ग्रेन्स या जो स्टेपल्स होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो सस्ती हो जाएंगी। जो मूवीज़ हम लोग देखते हैं उनका टिकट सस्ता हो सकता है, जैसे आप कहीं आईनॉक्स वगैरह में, पीवीआर वगैरह में जो हम लोग करंट टैक्स देते थे, वो टैक्स सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमें जो मूवी टिकट्स के फेयर हैं वो कम पड़ेंगे। प्लस जो लग्जरी कार्स हैं, जो आपकी 15 लाख 20 लाख के ऊपर एक अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास जो कार्स होती है, उनके फेयर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक हाँ रीज़नेबल अमाउंट में कम हो जाएंगे। तो अगर कोई प्लान कर रहा है फ्यूचर में लग्जरी कार खरीदने का, तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद उनके प्राइस डेफिनेटली कम हो जाएंगे। यूबर के प्राइस और जो ओला के प्राइस हैं, ये जो हम लोग कैब सर्विस यूज़ करते हैं, ये भी जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद डाउन हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो डाउन होंगी। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें इनका इम्पैक्ट गहरा पड़ेगा, मतलब कि बहुत चीज़ें हैं जिनका प्राइस बढ़ने वाला है, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका प्राइस घटने वाला है। तो ओवरऑल इससे मतलब ये एक चीज़ समझ में आती है कि इससे अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस जीएसटी, राइट, कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है। तो अगर आप एक छोटे लेवल पे सोचेंगे तो अभी आपको लग रहा हो कि नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ नुकसान की है, लेकिन अगर आप एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, इंडिया के नज़र से सोचेंगे, तो बीइंग इंडियन ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी ये होनी चाहिए थी। और इसका बेनिफिट होगा कि इंडिया इस्टेब्लिश कर पाएगा एक अच्छा रिलेशनशिप विद द फॉरेन कंट्रीज़। सेकेंड चीज़, इंडिया में बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाएगा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद। मुझे उम्मीद है कि जीएसटी से दी हुई सारी जानकारी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट है या कोई भी आप चीज़ जो आपको लगती है कि मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।